हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में बॉडी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं लाइक पीजीडी का एग्जाम हो, आपका नेट का एग्जाम हो, सेट हो, स्टेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ के नोट्स की, तो ये नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही एचईओ के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के साथ में फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह की, तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बॉडी आर्ट मुख्यतः किस वैचारिक धारा या संप्रदाय से संबंधित है? प्रकारवाद, उत्तराधुनिकतावाद, संरचनावाद, नव मार्क्सवाद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी आर्ट इनमें से किससे संबंधित है, किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी है बॉडी आर्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो एक पुस्तक है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कब आती है? 1968 में आती है। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सेकंड इनकी पुस्तक है द कंज्यूमर सोसाइटी। द कंज्यूमर सोसाइटी ये 1970 में आती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता समाज की इन्होंने बात की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। हाइपर रियलिटी की ये बात करते हैं, अति यथार्थता की बात करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक पूछी जा रही है सिमुलेक्रा और सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। फूको है, दरिदा है, बोडिलार्ड है, जूलिया क्रिस्टेवा यहाँ पर दिए गए हैं। वॉइस आ रही है ना? ओके, चलिए बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बोडिलार्ड है। ठीक है, बोडिलार्ड की पुस्तकें कब आती है? 1981 में आती है। से आप याद रखेंगे। इस पुस्तक में इन्होंने प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप की बात की है। और इसके अलावा जो इनका हाइपर रियलिटी है यानी कि अति वास्तविकता या अगर हम कहें हाइपर रियलिटी, हाइपर रियलिटी अति वास्तविकता की बात इन्होंने, प्रतिरूप की बात इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में कर रखी है। यहाँ पर बोडिलार्ड ऑप्शन सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है बोडिलार्ड के अनुसार सिमुलेक्रा का क्या अर्थ है? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है? किसी वस्तु की हुबहू असली प्रति। विकल्प बी कह रहा है एक ऐसा प्रतीक या प्रतिरूप जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। सी कह रहा है समाज में वर्ग संघर्ष का एक रूप। डी कह रहा है एक जैविक विकास की प्रक्रिया। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड है। ठीक है, चलिए बताएं। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, एक ऐसा प्रतीक या प्रतिरूप या हम कह रहे हैं, है ना,
साइन या हम कह सकते हैं कॉपी, जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए हाइपर रियलिटी यानी कि जो अति यथार्थता या फिर अति वास्तविकता है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो अभी आपको बताया गया था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बोडिलार्ड होगा। ठीक है, बोडिलार्ड होगा। ये यहाँ पर इस क्लास में बोडिलार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शंस में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, बोर्ड्यू लिखा हुआ है। बोडिलार्ड का ये कॉन्सेप्ट है अति यथार्थता। ठीक है, तो ये क्या है, किसे हम कहेंगे हाइपर रियलिटी किसे कहते हैं? तो हम एक कह सकते हैं एक तरह से कि कोई भी काल्पनिक या फिर कॉपी, ठीक है, वो ऐसी प्रभावशाली लगने लगे कि वह जो रियलिटी में है, ठीक है, कोई वस्तु रियलिटी में है जो है, उससे भी ज्यादा वो सच लगने लगे। ठीक है, तो ये आप इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, हाइपर रियलिटी है। ठीक है, एक कोई कॉपी है या कोई काल्पनिक है वस्तु या कोई हम कह सकते हैं एक तरह से जो कॉपी है वो इतना प्रभावशाली लगने लग जाए कि वह रियलिटी से भी ज्यादा उसे लोग सच्चा मानने लगे, वास्तविक मानने लगे। ठीक है, तो उसको ही इन्होंने क्या कहा था, हाइपर रियलिटी कहा था। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बोडिलार्ड के अनुसार डिज्नीलैंड किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? आर्थिक विकास का, हाइपर रियलिटी का, सिमुलेक्रा का है, वर्ग संघर्ष का है, या फिर पवित्र और अपवित्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हाइपर रियलिटी और सिमुलेक्रा हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोडिलार्ड ने सिमुलेक्रा के विकास के कितने चरण या आदेश बताए हैं? 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 चरण बताए थे उन्होंने। ठीक है, 3 इन्होंने बताए थे। अब ये 3 कौन-कौन से चरण हैं? तो 3 चरण की अगर हम बात कर लेते हैं या 3 अगर हम आदेश की बात करते हैं, तो जो आपका पहला है, ठीक है? पहला पहला जो आदेश है, यह पुनर्जागरण, ठीक है? पुनर्जागरण से लेकर औद्योगिक क्रांति तक की बात करते हैं ये, है ना? औद्योगिक समाज तक, या हम कह सकते हैं क्रांति ज़्यादा सही होगा, क्रांति तक इसमें बात की। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा आदेश है, इसमें ये औद्योगिक युग, जिसमें कह सकते हैं हम बड़े बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। ठीक है, इसकी बात की। तीसरे आदेश की अगर हम बात करें, तीसरे आदेश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आएगा आपका उत्तर आधुनिक युग, उत्तर आधुनिक समाज या उत्तर आधुनिक युग, जिसमें प्रतीक की ये, सिंबल्स की ये बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सिमुलेक्रा का पहला आदेश किस युग से संबंधित है? उत्तर औद्योगिक युग, औद्योगिक क्रांति युग, पुनर्जागरण से औद्योगिक क्रांति पूर्व तक, पूर्व का युग, या फिर पाषाण काल? यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? पहला आदेश पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण से औद्योगिक क्रांति पूर्व का युग। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें।
इसको ठीक कर लें। चलिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। दूसरा आदेश मुख्यतः किस पर आधारित है? दूसरा आदेश किस पर आधारित है बताएं? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? औद्योगिक उत्पादन और वस्तुओं के बड़े पैमाने पर निर्माण। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे आदेश में इन्होंने औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ बताया था, जहाँ पर एक मशीन के द्वारा, ठीक है, मशीन के द्वारा एक ही किसी वस्तु का हजारों उसके हजारों हूबहू वैसे ही जो प्रतियां हैं, कॉपियां हैं, वो बनाई जाने लगी, जिससे कि जो ओरिजिनल है और जो कॉपी है उसमें अंतर करना मतलब कि मुश्किल हो गया। तो इसकी बात इन्होंने इसमें की है। तो यहाँ पर आपका औद्योगिक उत्पादन और वस्तुओं के बड़े पैमाने पर निर्माण होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरे आदेश की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? वास्तविक मॉडल का पूर्ण अभाव और केवल प्रतीकों का पुनरुत्पादन। दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी हाथ से बनाई गई वस्तुएं। सी कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली। और डी कह रहा है कृषि पर आधारित उत्पादन। तीसरे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे में इन्होंने क्या बताया कि वास्तविक मॉडल का पूर्ण अभाव, केवल प्रतीकों का पुनरुत्पादन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? उत्तर आधुनिक समाज या उत्तर आधुनिक युग हम कहें, जहाँ पर जो प्रतीक है, साइन है, वो किसी वास्तविकता से उत्पन्न नहीं हो रहे। ठीक है, इसमें क्या है? जो आपके प्रतीक हैं ये किसी वास्तविकता से उत्पन्न नहीं है। वास्तविकता से उत्पन्न ना होकर कह सकते हैं हम कोड, या हम कह सकते हैं किसी तरह का मॉडल, या फिर जो आपका डिजिटल मीडिया है, ठीक है, डिजिटल मीडिया है, इससे उत्पन्न होता है। ठीक है, डिजिटल मीडिया से उत्पन्न होने वाले जो प्रतीक है उसकी इसमें बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार जब वास्तविक और काल्पनिक के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अलगाव, एनोमी है, हाइपर रियलिटी है, हेजेमनी यहाँ पर दिया गया है। जब यहाँ पर देखिए बोडिलार्ड क्या कह रहे हैं, जब वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर खत्म हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तब क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका हाइपर रियलिटी होगा। ठीक है, हाइपर रियलिटी ऑप्शन सी। ठीक है, हाइपर रियलिटी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई भी काल्पनिक या जो प्रतिरूप या यानी कि कॉपी है वो इतनी प्रभावशाली प्रतीत होने लगे कि उसमें वास्तविक वह जो जो कॉपी है ना, वो वास्तविक से भी अधिक सच्चा लगने लगे। तो इसमें जो रियलिटी है ना, और जो कॉपी है उसमें क्या हो, जो अंतर है वो करना मुश्किल हो जाए, अंतर कम करना समाप्त हो जाए, उसको ही इन्होंने क्या कहा था? हाइपर रियलिटी कहा था। ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी इस तरह से पूछा जाता है, या स्टेटमेंट देकर उसमें कीवर्ड्स डाल देते तो आपको कीवर्ड्स पकड़ना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर आप रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस नामक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए, नॉम चॉम्स्की हैं, बोडिलार्ड हैं, एडवर्ड सईद हैं, स्लोवे जिजेक यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर बोडिलार्ड हो जाएगा। ठीक है, बोडिलार्ड ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि जो पहला
है ना? इन्होंने क्या बोला 1991 में जो बोडेलार्ड ने इन्होंने क्या तर्क दिया था कि जो पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, ठीक है? जो पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, वह एक वास्तविक युद्ध के रूप में नहीं लड़ा गया था बल्कि एक मीडिया, ठीक है? एक मीडिया द्वारा निर्मित एक सिमुलेशन के रूप में यह लड़ा गया था, पहला खाड़ी युद्ध, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बोडेलार्ड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जितने भी नए-नए प्रश्न अभी इधर आपको नए देखने को मिलेंगे, ये आपके स्टेटमेंट बेस हैं, हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, इन्हें सब ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे क्योंकि इस तरह से जो नए प्रश्न या फिर नई पुस्तकें हैं, स्टेटमेंट है, ये एग्जाम्स में अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो किस पुस्तक में दिया है कॉन्सेप्ट, कोई बुक है तो किस बुक में दिया गया है, या कोई स्टेटमेंट है तो वो समाजशास्त्री किसी समाजशास्त्री ने किस पुस्तक में दिया है, इस तरह से प्रश्न पूछने देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए बोडेलार्ड के कथन खाड़ी युद्ध नहीं हुआ का वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए पहला क्या कह रहा है, भौतिक रूप से कोई बम नहीं गिरा। दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी, युद्ध की घटना पूरी तरह से मीडिया सिमुलेशन और सेंसरशिप द्वारा निर्मित एक टीवी शो थी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन सी, इराक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चौथा ऑप्शन डी कह रहा है संयुक्त राज्य ने युद्ध रोक दिया था। यहाँ पर आप क्या हो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। युद्ध की घटना पूरी तरह से मीडिया सिमुलेशन और सेंसरशिप द्वारा निर्मित एक टीवी शो थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए बोडेलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिकता में वास्तविकता का अंत किस कारण हुआ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं प्राकृतिक आपदाओं से। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है प्रतीकों, संकेतों और मीडिया के अत्यधिक प्रसार से। ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि से। ऑप्शन डी में है युद्धों के कारण। क्या होगा बोडेलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिकता में वास्तविकता का अंत किस कारण हुआ है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर प्रतीकों, संकेतों और मीडिया के अत्यधिक प्रसार से होगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं बोडेलार्ड के अनुसार इम्प्लोशन का अर्थ क्या है। समाज का बाहरी विस्तार, सीमाओं और अर्थों का अंदर ही अंदर ध्वस्त या विलीन हो जाना, आर्थिक क्रांति या फिर जनसंख्या विस्फोट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीमाओं और अर्थों का अंतर ही अ, सीमाओं और अर्थों का अंदर ही अंदर ध्वस्त या विलीन हो जाना, ठीक है? यहाँ पर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया का प्रभाव बोडिलार्ड द्वारा वर्णित सिमुलेशन का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए टीवी धारावाहिक के पात्र को वास्तविक व्यक्ति मानकर पत्र लिखना, एक समाचार पत्र पढ़ना, या फिर रेडियो पर संगीत सुनना, या फिर पुस्तकालय में किताब पढ़ना। इनमें से कौन सा मीडिया का प्रभाव बोडिलार्ड द्वारा वर्णित सिमुलेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, टीवी धारावाहिक के पात्र को वास्तविक व्यक्ति मानकर पत्र लिखना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए बोडिलार्ड ने उत्तर आधुनिक समाज को क्या नाम दिया। औद्योगिक समाज, उपभोग का समाज, यानी कि उपभोक्ता का समाज, ज्ञान का समाज, या फिर सामंतवादी समाज। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को बोडिलार्ड ने क्या कहा था, कंज्यूमर सोसाइटी कहा था, उपभोग का समाज कहा था। इस कंज्यूमर सोसाइटी में व्यक्ति वस्तुओं का नहीं कर रहा है, ठीक है? वस्तुओं का उपभोग नहीं करता है, बल्कि कंज्यूमर सोसाइटी में व्यक्ति प्रतीकों का उपभोग कर रहा है।
इसे आप याद रखेंगे। तो इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को क्या कहा था? कंज्यूमर सोसाइटी कहा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, बोडेलार्ड के अनुसार टीवी समाचार में दिखाई जाने वाली वास्तविकता क्या है? वस्तुनिष्ठ सत्य है, सिमुलेटेड वास्तविकता है, या फिर ऐतिहासिक तथ्य है, या वैज्ञानिक अवलोकन है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? सिमुलेटेड रियलिटी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप न्यूज़ से देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स आप जब देखते हैं तो कोई घटना घटित होती है तो उसको वैसा ही नहीं दिखाते हैं जिस रूप में वो होती है, बल्कि उन्हें वह कोड्स या फिर सिंबल्स के माध्यम से उसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, बोडिलार्ड किस भाषा शास्त्री के प्रतीकात्मक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे? नॉम चॉम्स्की है, सोसरे हैं, रोमन जैकबसन है, पीएस पियर्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? सोसरे होगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोडिलार्ड का मानना था कि उत्तर आधुनिक समाज में संकेत का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए क्या कह रहा है? यह वास्तविक संदर्भ से पूरी तरह कट जाता है, ऑप्शन बी या और अधिक सटीक हो जाता है, ऑप्शन सी या समाप्त हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी या केवल भाषा में प्रयोग होता है। उत्तर आधुनिक समाज में संकेत का क्या अर्थ है बोडिलार्ड के अनुसार? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यह वास्तविक संदर्भ से पूरी तरह कट जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। बोडिलार्ड कहते हैं आधुनिक समाज में या आधुनिक युग में संकेत जो होता था, प्रतीक जो होता था, वह किसी वास्तविक वस्तु से जुड़ा होता था, संबंधित होता था। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिक समाज की, ठीक है, जब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिक समाज की, तो इसमें जो संकेत हैं, ठीक है, जो संकेत हैं वह अन्य संकेतों से जुड़े होते हैं। ठीक है, संकेत अन्य संकेतों से जुड़े होते हैं, उनका कोई किसी भी तरह का वास्तविक संबंध नहीं होता, वास्तविक संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आगे देख लेते हैं। मास मीडिया के बारे में बोडिलार्ड का क्या विचार था? ऑप्शंस देखिए, यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, ऑप्शन बी कह रहा है यह सूचना देने के बजाय अर्थ और अर्थपूर्णता का विनाश करता है, ऑप्शन सी यह शिक्षा का प्रसार करता है, या फिर ऑप्शन डी यह वर्ग चेतना को जगाता है। मास मीडिया के बारे में बोडिलार्ड का क्या विचार है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सूचना देने के बजाय अ, अर्थ और अर्थपूर्णता का विनाश करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ को स्पष्ट करने के बजाय क्या कर रहा है, उसका अर्थ का जो मीनिंग है उसको ही अंत कर देता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, द कंज्यूमर सोसाइटी
इट्स स्ट्रक्चर एंड मेथड्स। ये पुस्तक जो आती है 1970 में, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स, बोडिलार्ड, वेबलन, मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। द कंज्यूमर सोसाइटी किसकी पुस्तक है? द कंज्यूमर सोसाइटी किसकी पुस्तक है? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड। ठीक है। अब इस कंज्यूमर सोसाइटी में, ठीक है, ये जो इनकी पुस्तक है कंज्यूमर सोसाइटी में, इन्होंने कहा है जो मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, आधुनिक समाज उत्पादन पर नहीं, या उत्तर कर लिए है ना, उत्तर आधुनिक समाज उत्पादन पर नहीं बल्कि उपभोग पर आधारित समाज है। और इस सोसाइटी में जो नीड्स होती हैं, है ना? नीड्स होती हैं यानी कि जो आवश्यकताएँ होती हैं, इसे मीडिया और विज्ञापन के द्वारा निर्मित किया जाता है। नीड्स को, जो ज़रूरतें हैं, इन्हें मीडिया या फिर हम कह सकते हैं जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापनों द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है? तो ये जो फैक्ट्स इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लेखक कौन है? द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि 1968 में आती है, ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ये बोडिलार्ड की हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड ने मार्क्स के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अलावा कौन सा तीसरा मूल्य जोड़ा? श्रम मूल्य, प्रतीक मूल्य, नैतिक मूल्य या फिर अतिरिक्त मूल्य? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर प्रतीक मूल्य होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोडिलार्ड कहते हैं कि व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति जो वस्तु है, ठीक है, व्यक्ति वस्तु को इसलिए नहीं खरीदता है, ठीक है, इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि वह ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वह ज़रूरी है या उसके काम की है वस्तु, ठीक है? ये इसे आप याद रखेंगे। बल्कि व्यक्ति इसलिए खरीदता है क्योंकि वह उसके लाइफ़स्टाइल को दर्शाती है ना? लाइफ़स्टाइल या प्रतिष्ठा का प्रतीक है, उसको दर्शाती है। या कोई आप ऐड देख रहे होंगे, कोई अमिताभ बच्चन का या फिर कोई भी आप देख लें ऐड है, उसमें दिखाया जा रहा है वो ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उनका बाल मतलब कि बाल बड़े हो रहे हैं, तो उनके लाइफ़स्टाइल है, वॉच है या कपड़े हैं इस तरह से, मतलब कि वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो पहनते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसी की मतलब कि उन्हीं को वह लेने की कोशिश करते हैं, लेता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये बोलने का बताने का प्रयास किया गया है बोडिलार्ड के द्वारा कि जो व्यक्ति है, वो वस्तु को इसलिए नहीं खरीदता है कि वह उसके लिए उपयोगी है, वह वस्तु उसके लिए ज़रूरी है, बल्कि वह एक तरीके के लिए इसलिए यूज़ करता है कि वह उसका जो प्रतिष्ठा है या जो लाइफ़स्टाइल है, उसको वह संकेत देती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन वैल्यू यानी कि प्रतीक मूल्य का अर्थ क्या है? वस्तु की उपयोगिता है या फिर वस्तु की बाजार में कीमत है या फिर वस्तु द्वारा प्रदर्शित सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थिति या पहचान का प्रतीक है या फिर वस्तु को बनाने में लगा समय। तो यहाँ पर आपको जो बताया गया था वो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर राइट आंसर वस्तु द्वारा प्रदर्शित सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थिति और पहचान का प्रतीक है। ठीक है, एक सामान्य घड़ी जो समय उतना ही बताएगी, या जो एक ब्रांडेड कंपनी की घड़ी है वो भी सेम ही बताएगी, लेकिन यहाँ पर ब्रांडेड वो वस्तुएं खरीदेगा ताकि वो उसका जो लाइफ स्टाइल है या उसका जो स्टेटस है उसको प्रेजेंट करता है ना, उसके स्टेटस को दर्शाता है, उसकी प्रस्तुति को व्यक्ति की प्रस्तुति को वो वस्तुएं दर्शाती हैं, इस वजह से वह यूज करता है। तो व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थिति और पहचान का ये प्रतीक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, फॉर अ क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द साइन, इस कृति के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, बोडिलार्ड, ग्रामसी, डेविड हार्वे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोडिलार्ड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।